जी फिर आप कुछ पढ़ लिख के ले आए क्या? सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। एक अनूठे सांसद है जो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे और मोदी सरकार में भी मंत्री रहे। बड़ा अनूठा, दोनों सरकारों को देखा है। सारण के लिए काफी और सात प्रधानमंत्रियों के साथ सदन में बैठे हैं। काफी लंबा संसद में, लोकसभा राज्यसभा में लाके काफी अरसे से संसद की राजनीति में है। रूडी जी, शुरुआत तो वहीं करेंगे। सारण माना जाता था लालू प्रसाद यादव का गढ़, उनके परिवार का गढ़। उसी गढ़ से आप लगातार चुनाव जीतते हैं। उनके समधी को हराया, उनकी पत्नी को हराया, उनकी बेटी को हराया, सबको हराया। एक आध बार हारा भी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी आपने। ईश्वर की कृपा है, दोस्तों की कृपा है, मां की कृपा है और मेरे छपरा की जनता की कृपा है। और जिस पार्टी से हूं, पहले मैं चंद्रशेखर जी से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लंबी यात्रा। सचमुच अब ऐसा लगता है कि एक परिवार के बोलने में भी कुछ मुझे ठीक नहीं लगता है कि शायद मैं अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाऊंगा। शायद भारत का अकेला एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एक ही परिवार के लगभग सब घर के लोगों से चुनाव लड़ गया। शायद कुछ ही लोग अब बचे हुए हैं, तो शायद ये कभी दुनिया में देखने को मिला होगा कि एक ही खानदान के लगभग सब लोगों से मैंने चुनाव लड़ लिया। तो शायद ये बात जो आप कह रहे हैं सही है। और जिससे पूरा बिहार आज भी लड़ता है, उससे तो मैं छपरा की धरती पर पिछले 40 साल से लड़ रहा हूं। तो सारण किसका गढ़ है, लालू जी का कि रूडी जी का? मेरा है। वो तो गोपालगंज से आए थे। 77 में इमरजेंसी के बाद उनको टिकट मिला और तब से वो क्लेम करते हैं कि वो इनका क्षेत्र है। मेरा गांव तो छपरा के भीतर ही है और मैं गांव में ही रहता हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरा गढ़ है। गढ़ कहना कुछ उचित नहीं होगा, लेकिन मेरा ही है। परिवार के इतने लोगों को हराया आपने, सबसे मुश्किल कौन सा चुनाव था इस बार वाला? देखिए 2024 रोहिणी जी उनकी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है और स्वाभाविक है जब पिता को कोई इस बात का मोह तो अवश्य होगा कि उन्होंने किडनी दिया था, तो इमोशनल बहुत बड़ा एक टैग था। और लालू जी के हर चुनाव का एक अपना आयाम रहता है और पूरे बिहार के लिए रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं लगातार उनसे लड़ते लड़ते, अब दुश्मन भी कई बार दोस्त हो जाता है, तो मेरा संवाद अब उनसे बन गया। क्योंकि 40 साल से एक व्यक्ति से आप भिड़ते रहे हो तो एक संवाद बन जाता है। कठिन, हर चुनाव बहुत कठिन रहा है उनके साथ और शायद ये मेरे लिए अनुभव का भी कारण बनता है। पता नहीं आप लोग इस बात को समझते हैं कि नहीं कि मैं किससे चुनाव लड़ता हूं। आप लोग को लगता है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो मैं छपरा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत लंबी यात्रा। नहीं, तभी तो मैंने बोला गढ़ है आपका छपरा। बहुत लंबी यात्रा है। एक चीज बताएं रूडी जी कि कई बार आप चुनाव हारे भी, एक आध बार चुनाव हारे भी वहां पे लालू के परिवार से। आपको लगा नहीं कि बड़ा मुश्किल क्षेत्र है, अब छोड़ो भागो कोई और क्षेत्र चुन लेते हैं? देखिए, नेता वही है जो अपने लोगों के साथ टिका रहे और आज तक 40 वर्षों में चुनाव मैं एक बार हारा भी हूं लालू जी के खिलाफ, एक बार 2000। वो चुनाव हारा नहीं हूं मैं, वो चुनाव के परिणाम ही नहीं आ पाए। क्योंकि बिहार और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी संसदीय क्षेत्र में 2004 में चुनाव काउंटर माइंड नहीं हुआ। लालू जी उस समय रेलवे मिनिस्टर बन गए थे, मधेपुरा से भी जीते थे। छपरा का चुनाव 3 महीने के बाद हुआ और काउंटर माइंड नहीं हुआ। वो 1257 सीटों पर फिर से चुनाव हुआ, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। और एक बार बीपीएससी का सवाल था कि कौन सा ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो बिना काउंटर माइंड हुए 100% रिपोल हुआ। तो मुझे उस चुनाव का 2004 में जो पहली बार हुआ था, उसका तो रिजल्ट आज तक पता ही नहीं चला। और तब वो देश के रेलवे मिनिस्टर बन चुके थे, इसलिए थोड़ा कठिन था। कठिन सफर था। लेकिन रूडी जी, आप पेशेवर पायलट भी हैं, आप विमान उड़ाते हैं, आप अंग्रेजी बोलते हैं जैसा आपने कहा। कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो छवि हावी हो जाती है आपकी इन राजनीतिक उपलब्धियों पर? नहीं, ये आप सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान, हम लोगों का, पत्रकारों का। क्योंकि वो पहले बड़े बड़े चैनल थे, एनडीटीवी इंग्लिश, रिपब्लिक, फिर अपने वो जो जोर जोर से बोलते हैं अर्नब गोस्वामी,
ये सब लोग इतना जोर जोर से अंग्रेजी बोलते थे कि पिछले 15-16 साल से तो बिहार वहां देश के लोगों को लगता था कि ये नेता है लेकिन ये अंग्रेजी बोलता है। बिहार के संदर्भ में अगर आप अंग्रेजी बोलते हो तो बिहार के आप नेता नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल आप स्पष्ट मान के चलिए, आपको दिखना भी पड़ेगा नेता की तरह। तो मेरी कमी रही है, लालू जी से चुनाव भले लड़ता रहा हूं, तो परसेप्शन आपके बारे में क्या है बहुत मैटर करता है। तो इससे मेरा बड़ा नुकसान हुआ, जबकि मैं रहता गांव में हूं। आपकी मातृभाषा भोजपुरी भी है? हाँ, भोजपुरी बोलीला, हम बहुत दबा के भोजपुरी बोलीला। तो ये है परसेप्शन जो है ना। आप देश में किसी से पूछिए कि लालू यादव कौन है तो सब लोग जानेगा, लेकिन अगर किसी से पूछिए कि लालू यादव के खिलाफ कौन लड़ता है, नहीं पता है। यही देश है, यही भारत है, तो नुकसान तो होता है साहब। 6 महीने पहले आप निकले सांगा यात्रा करने, आपने कहा सवर्णों की आवाज, राजपूतों की आवाज में राजपूतों को एकजुट करूंगा। इसको लेकर काफी भवें तनी थी, सबको लगा कि नहीं, रूडी जी देखिए मेरा निकल लिया अलग राह पे। मेरा नहीं, बहुत पॉजिटिव एजेंडा था और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी और एनडीए मिला करके मुझे खुशी है अगर इस अभियान का आप अगर परिणाम देख लें, और ये पॉजिटिव एजेंडा पर था, तो आज लगभग 40 सीटें सांगा समाज के लोगों को दिया गया है। तो शायद कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने ये संवाद दिया कि साहब हमारी उपेक्षा नहीं हो सकती। और आज इसका परिणाम है कि सांगा समाज के लोग बड़ी ताकत के साथ मेरे पार्टी के साथ, एनडीए के साथ खड़ी है। इसका लाभ है क्योंकि हर दल का जो पार्टी है, जो व्यक्ति है, वो किसी जात से जुड़ा हुआ है, तो उसकी ताकत ज्यादा दिखती है। अगर वो पार्टी में समाहित है तो उसकी ताकत कम दिखती है। शायद इस बार जो हम लोगों ने सांगा यात्रा से प्रारंभ किया, बिहार भर के राजपूतों से संवाद कायम की, शायद मेरा आक्रामक तेवर हमारे पार्टी के जीत के अभियान में प्रखर रूप से दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है और शायद हो भी रहा है। चलिए, शुभकामनाएं इसके लिए आपको। लेकिन एक चीज तो देखने वाली बात होगी, आप सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे वाजपेयी सरकार में भी, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को काफी खड़ा किया। पटना का एयरपोर्ट बड़ा बढ़िया बन गया है, पूर्णिया में बन गया है, नहीं कुछ नहीं है, दरभंगा में बन गया है। अभी क्या तो ये क्रांति बिहार के लिए, क्या बिहार के लिए, बिहार का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे अगर पूछिएगा तो मुझे अगर बिहार के लोगों को बताना होगा तो मैं कहूंगा पटना हवाई अड्डा 267 एकड़ में है, और मोपा, आपको बेंगलोर, आप जेवर देख लिए 3,500 एकड़ में। तो साहब 270 एकड़ एक बिल्डिंग बना के बिहार की आकांक्षाओं को मारना चाहते हैं। बिहार के 14 करोड़ आबादी को तो एक बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चाहिए जो यहां से दुबई, यहां से सैन फ्रांसिस्को, यहां से वॉशिंगटन, यहां से लंदन जाए। ये क्या हुआ कि यहां से उड़ के दिल्ली जा रहे हैं और इसी में आप खुश हैं? राजीव प्रताप रूडी का विजन इतना कम नहीं है, और मुझे विश्वास है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे और बिहार का, देश का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा की योजना जो तैयार है, बिहार मिला। छोटा क्यों सोचते हैं आप लोग? बिहार में एक टर्मिनल बिल्डिंग बन गया, यही मेरा एपेटाइट है। मेरा एपेटाइट ये नहीं है। मैं बिहार को अगले 5 वर्षों में दुनिया के पटल पर देखना चाहता हूं, और ये मेरा एपेटाइट है। लीडरशिप पर तो कोई सवाल नहीं उठ रहा है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। अब ये बात पता नहीं उन लोग किसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उनका तो कुछ है ही नहीं कहीं। मैं तो घूम के आ रहा हूं। एक बात मैंने पहले भी दोहराया आपके चैनल पर, और अब तो इस चुनाव का टैगलाइन हो गया है, शायद आप ही क्या मैंने सबसे पहले बोला था, उसके बाद आस्ते आस्ते वो, इस चुनाव का टैगलाइन क्या है? इस चुनाव का 2025 के विधानसभा, बिहार विधानसभा चुनाव का टैगलाइन है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये टैगलाइन है साहब। आप कहीं भी चले जाए गांव गांव में, गरीब से गरीब इस बच्चे को भी इस सेंटेंस का, और ये इसके क्रिएटर, इसके इंक्यूबेटर कह लीजिए, क्रिएटर राजीव प्रताप रूडी। और मुझे खुशी है कि पूरा बिहार ये भाषा बोल रहा है, हमारे सब नेता। मुझे खुशी है कि कम से कम एक लाइन में डिबेट बिहार का डिस्कशन ये नहीं है कि कौन है। बिहार की जनता को यह तय करना है कि वो राहुल गांधी को चुनेंगे या नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। बिहार की जनता को यह तय करना है कि वो लालू यादव को चुनेंगे या नीतीश कुमार को चुनाव में चुनेंगे। एजेंडा बस बिहार का इस बार का चुनाव का यही है। इसके बाद अगर कोई और कह रहा है कि कोई एजेंडा है, तो है ही नहीं। बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए, और यह तय हो गया कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को चुनेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं इसका। 20 साल से सत्ता में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
युवा पैदा हुआ इस 2000 के दशक में, वो 18 साल का वोट देगा, क्या उसे क्या पता जंगल राज क्या था? आप देखिए ना, आपको फिर उसे सब कुछ अच्छा देखा है। जंगल राज का सवाल नहीं है। अभी भी हम दिल्ली में जाते हैं, लोगों को मैं समझाने का कोशिश करता हूं बड़े बड़े फोरम्स पर कि बिहार बदल चुका है, सड़कें खूबसूरत है। अब आप लोग घूम रहे होंगे, बिजली 24 घंटा है, लॉ एंड ऑर्डर है, पता नहीं क्या है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं, बिहार में अभी भी बहुत बैकवर्ड, जो 20 साल से आया नहीं है वो भी कहता है बिहार में बैकवर्डनेस है। मुझे लगता है कि आज भी जब बिहार की बात होती है तो नीतीश कुमार और राजीव प्रताप रूडी का चेहरा नहीं दिखता है। बिहार का बात होते ही सामने लालू प्रसाद जी का चेहरा दिखता है, और इसी के कारण मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बार बिहार की जनता उस चेहरे को हमेशा के लिए बिहार की धरती से समाप्त करेगी। यही चुनौती है, यही चुनौती है सबसे बड़ी। रूडी जी, आप इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, युवा बैठे हैं, युवाओं को भी अब इंग्लिश बोलने में कोई ना सुनने में हिचक हो रही है। अंग्रेजी ना बोलूं हम, अब ना बोली बताओ, लोग ये छवि बनती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अब इंग्लिश बोलना किसी को अब निगेटिव तो नहीं लग रहा है, लेकिन बिहार का युवा जो है वो वोट क्यों दे बीजेपी को? उसको 20 साल से लग रहा है यही है। नहीं, वोट क्यों दे, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इतिहास में हमेशा जाते हैं। अभी तेजस्वी जी ने कल परसों कहा है कि अब युवा को वोट क्यों दें, तो युवा को हम बताना ये चाहेंगे, युवा से कम्युनिकेट अगर हमें करना हो तो हम कहेंगे भाई देखिए, कह रहे हैं कि हम इतना नौकरी दे देंगे, तो हमने कहा कि अपने मैनिफेस्टो में एक रेट लिस्ट भी प्रकाशित कर दी है। रेट लिस्ट समझते हैं ना, कि इंस्पेक्टर के बहाली के लिए इतना दाम लगेगा, टीचर के बहाली के लिए इतना दाम लगेगा, डीएसपी के बहाली के लिए इतना दाम लगेगा। रेट लिस्ट, अगर तेजस्वी जी अपने मैनिफेस्टो में रेट लिस्ट प्रकाशित कर देते कि भाई ये बहाली का है, तब तो बड़ा क्रेडिबल मैनिफेस्टो होता। क्योंकि संकट वही है ना, अभी भी जो केस उन पर है, उनके पिताजी पर, जिस पर वो केस ये है कि भाई जॉब लैंड फॉर क्या, जॉब स्कैम जो है, लैंड फॉर जॉब, तो जो इसका इंडेक्स यही हो, जिसका मॉडल यही हो, वो तो बिहार के नौजवानों को गलत बता रहे हैं। कम से कम उसको पता तो हो कि भाई ये नौकरी के लिए हमको इतना पैसा लगेगा, रेट लिस्ट भी फाइनल कर दीजिए। बिना रेट लिस्ट का बिहार की जनता मानने होने वाली उनकी बात नहीं है। अब पता नहीं किसी आज टीवी वाले को कहते रूडी जी ने उनकी तारीफ किया, जब उसको ये बात ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। तो बिहार में रेट लिस्ट जारी करें, कोई बहुत नोटिस वोटिस नहीं है। सीरियसनेस अगर बिहार के पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय जनता दल में अगर है तो वो लालू जी में है, और लालू जी का चेहरा आज भी हावी है। किसी को कंफ्यूजन है तो नहीं होना चाहिए। तो आपने लोक नायक सुना, जननायक सुना, तेजस्वी को जननायक बताने की कोशिश हो रही है। पता नहीं आप लोग कहां सुनते, लालू जी है कि तेजस्वी है जननायक? देखिए, नेता तो उस पार्टी में चेहरा, चाहे खौफ जितना भी हो, नेता तो चाहे खौफ के नेता क्यों ना हो, लालू प्रसाद जी। अब खौफ हम कहेंगे, हम विपक्ष में हैं, हम तो देखे हैं, हम तो उस समय देखे, हम तो 90 में विधायक हो गए, 90 से ही लालू जी के सामने लड़ते चले आ रहे हैं। 90, 96, 98, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024, अब पता नहीं और कितना साल लड़ना पड़ेगा। 29 भी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक समस्या तो है यहाँ, पलायन और रोजगार की। क्यों, मतलब फैक्ट्रियां नहीं आ रही है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं, सड़कें अच्छी हो रही हैं, बिजली अच्छी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त है, फिर भी समस्या कहाँ आ रही है? कहाँ पलायन हो रहा है? एकदम आप लोगों को जो युवा हमेशा बाहर जाने को तैयार बैठा रहता है, हम पढ़ने बाहर जाएंगे। ये नहीं आप भाई, हमारे यहाँ दिल्ली, बंबई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग कैलिफोर्निया नहीं जाते हैं, वो लोग सिलिकॉन वैली नहीं जाते। वो तो व्यवस्था जारी रहेगा, हम अपॉर्चुनिटीज के लिए कहीं भी जाएंगे। एक अंग्रेजी एक जनता को समझाने वाले अभी एक नेता थे, जिनके बारे में अब चर्चा आप लोगों ने बंद कर दिया है। पलायन भाई, पलायन हुआ कब यहां बिहार में? अमिताभ जी कब चले गए दिल्ली बिहार छोड़ करके? कब गए थे? सब लोग, जितना लोग आजकल दिखाई दे रहा है, जितने लोग आपके चैनल में हैं, ये लोग बिहार छोड़ के कब गए हैं? ये उस 20-18 साल के कार्यकाल में जब लालू जी और राबड़ी जी यहां पर थे, उसमें चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, पूरा बिहार भाग गया था। उसमें आप लोग भी हैं। अब बिहार छोड़ के इस प्रकार से कोई नहीं जा रहा, ये कंफ्यूजन। अब तो लोग बिहार वापस आ रहे हैं, खूबसूरत घर बना रहे हैं, गांव में बिजली है, गांव के स्कूल के विद्यालय अच्छे हैं। वो दिल्ली के आरके पुरम और जनकपुरी, मायापुरी के घेटोस से तो अच्छा अपना गांव है आज का, वहां से लोग लौट के आ रहे हैं। तो अब पलायन नहीं है। जहां तक आपका सवाल है कि आगे क्या होगा, बिहार अब डबल इंजन की सरकार नहीं है, बिहार इज एट अ टेक ऑफ पॉइंट। अब हमारे
दो इंजन के विमान के 2 इंजन की सरकार है। अब हम लोग टेक ऑफ पॉइंट पर हैं। बिहार आने वाले दिनों में इतिहास लिखेगा। बिहार दुनिया में, देश में सबसे विकसित राज्य बनेगा और इसमें हमारी पूरी आस्था एनडीए की है, देश के प्रधानमंत्री की है और नीतीश कुमार की है। आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा रूडी जी, एक तो बीजेपी के लिए कितनी सीटें आप देख रहे हैं, और दूसरा जो विपक्ष खासकर जन स्वराज पार्टी के नेता और तेजस्वी नीतीश जी के स्वास्थ्य पे बहुत सवाल उठाते हैं, देखिए पता क्या नहीं इसका कोई असर पड़ेगा? पता नहीं, उस दिन मकेर में थे, छपड़ा में, और उसके बाद सुतिहार में थे, 40 मिनट तक भाषण देते रहे। भाई नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी अच्छा है, सोच भी अच्छा है, मंशा भी अच्छी है और आने वाला भविष्य भी अच्छा है। हम तो कहीं नहीं देखते हैं कि स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है। कैंपेन चलाया जाता है, लेकिन नीतीश जी के बारे में परसेप्शन बहुत अच्छा है। एक अच्छे इंसान है, एक नेक इंसान है, एक सुलझे हुए इंसान है, एक पॉजिटिव थिंकिंग व्यक्ति है, अच्छा नेतृत्व दिया। बिहार की जनता एकदम तैयार है कि फिर से एक बार उनको एक चांस देगी। ये कंफ्यूजन हटा दीजिए कि अगली सरकार में उनकी भूमिका नहीं होगी। कंफर्टेबल मेजोरिटी या स्वीप है? स्वीप है साहब। ये तो 2 दिन चुनाव हो गया, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है पता लगाने में। कायदे से महाराष्ट्र की तरह अगर एक फेज में हुआ होता तो एक ही दिन में परिणाम निकल गया होता बिहार का। मैं बता रहा हूं आपको। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रूडी जी। अच्छा, बहुत धन्यवाद कि आपने कोई कड़ा सवाल आज नहीं किया मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जय सांगा। जय सांगा, जय सांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। एक बार तालियों के साथ राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ जुड़े थे। बेबाकी से अपनी सभी बातों को उन्होंने रखा।